वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो उस जीव का नाम है केचुआ। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और व्याख्या से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। केचुए में फेफड़े नहीं होते हैं। वे अपनी नम त्वचा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना करते हैं। इस प्रक्रिया को त्वचीय श्वसन कहते हैं। मेढक भी अपनी त्वचा से सांस लेता है, ये आपको याद रखना है। ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि की तरंगों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो उस उपकरण का नाम है हाइड्रोफोन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हाइड्रोफोन एक माइक्रोफोन की तरह होता है, जिसे विशेष रूप से पानी के नीचे ध्वनि को सुनने और रिकॉर्ड करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग सोनार सिस्टम और समुद्री अनुसंधान में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विनेगर यानी सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो विनेगर में एसिटिक अम्ल होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सिरका एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है CH3COOH का एक तनु जलीय विलयन होता है, जिसमें आमतौर पर 4 से 5% एसिटिक अम्ल होता है। इसका उपयोग खाना पकाने और खाद्य परिसंचक के रूप में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है जिसकी कमी से बेरी रोग होता है? तो उसका नाम है थायमिन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है थायमिन के नाम से जाना जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट के चयापचय और तंत्रिका तंत्र के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। इसकी गंभीर कमी से बेरी नामक रोग हो सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सोनार का उपयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सोनार यानी इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग तकनीकी में जहाज से समुद्री तल की ओर प्रासरव ध्वनि तरंगे भेजी जाती है। इन तरंगों को तल से टकराकर वापस लौटने में लगे समय की गणना करके समुद्री की गहराई का पता लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? तो उसका नाम है AB में जो है वह कोई एंटीबॉडी नहीं होता। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रक्त समूह AB वाले व्यक्ति के रक्त प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी ना तो एंटी-A और ना ही एंटीबॉडी B होता है। इसी कारण वे किसी भी रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि किसमें सारे के सारे एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ये आपको हमें कमेंट करके बताना है, सारे एंटीबॉडी किसमें पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो उस घटक का नाम है मीथेन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन CH4 है, जो आमतौर पर 70% से 90% तक होता है। इसके अलावा इसमें कुछ मात्रा में इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह किया गया था लेमार्क और ट्रेविनेस के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अरस्तु जो जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, लेकिन बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग 1801 में फ्रांसीसी प्राकृतिकवाद जय बेस्टिक लेमार्क और जर्मन प्राकृतिकवाद ग्रांट फ्राइड रेनहोल्ड ट्रेविनेस द्वारा स्वतंत्र रूप से किया गया था। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि कारों के साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है, किसका? उत्तल दर्पण का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तुओं का एक सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसका दृष्टि क्षेत्रफल बहुत बड़ा होता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे एक बड़े क्षेत्र को देख पाता है। इसीलिए इसका उपयोग वाहनों में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में
पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में मौजूद होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, एक मटर के दाने के आकार की ग्रंथि है जो मस्तिष्क के आधार के एक छोटी हड्डी की गुहा में स्थित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक विद्युत मोटर का कार्य क्या है? तो एक विद्युत मोटर का कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एक विद्युत मोटर विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके एक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है जो एक रोटर को घुमाता है। यांत्रिक ऊर्जा, पंखे, मिक्सर ग्राइंडर और वॉशिंग मशीन इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। यह डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यह एक प्रबल क्षार है और इसका उपयोग साबुन, कागज और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किया गया था अल्टमैन जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि रिचर्ड अल्टमैन ने 1880 में इन कोशिकाओं को बायोब्लास्ट के रूप में वर्णित किया था। बाद में कार्ल बेंडा ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया था, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो यह होता है कि वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे आप व्याख्या में देखेंगे कि समुद्र में पानी में नमक घुला होने के कारण उसका घनत्व नदी के ताजे पानी से अधिक होता है। अधिक घनत्व वाला तरल अधिक उत्प्लावन बल लगाता है, इसीलिए जब जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल बढ़ जाता है और वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथ्रोलॉजी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एंथ्रोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जो फूलों और फूल वाले पौधे के अध्ययन से संबंधित है। पोमोलॉजी में फलों का और एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घासों का और पोनिलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है, ये सभी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक जो हैं वह हैं प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। ये आपको याद रखना, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण ऐसा होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक कौन कौन है? प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। ये सभी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन में जस्ता धातु मौजूद होता है, ये आपको याद रखना है। और इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि इंसुलिन हार्मोन की संरचना, उसके भंडार में जस्ता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय बीटा कोशिकाओं में इंसुलिन हेक्सामर के रूप में संग्रहित होता है जिसके केंद्र में जिंक के आयन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रकाशीय उपकरण किसी वस्तु का आवर्धित आभासी प्रतिबिंब बना सकता है? तो वह प्रतिबिंब का नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी यानी उत्तल लेंस। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है तो वह उसका एक सीधा आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी इसी सिद्धांत पर काम करता है। अवतल दर्पण भी बड़ा आभासी प्रतिबिंब बना सकता है लेकिन वह विकल्प में उस रूप में नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है कि किस प्रक्रिया द्वारा दही बनता है? तो यहाँ
कौन सा प्रक्रिया पूछा गया है दही बनाने का, तो वह प्रक्रिया है किण्वन प्रक्रिया। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दही बनाने की प्रक्रिया एक प्रकार का लैक्टिक एसिड किण्वन है। इसमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में मौजूद शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। यह एसिड दूध के प्रोटीन केसिन को स्कंदित कर देता है, जिससे दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एंटोनियो लेवोजियर को माना जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फ्रांसीसी रासायनिक एंटो लेवोजियर को उनके महत्वपूर्ण योगदान से जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दहन में ऑक्सीजन की भूमिका की खोज और रासायनिक नामकरण की प्रणाली विकसित करने के लिए आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में विटामिन B12 के अवशोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो इसमें आंतरिक कारक आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि आंतरिक कारक आमाशय यानी पेट के दीवारों द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन है। यह भोजन में मौजूद विटामिन B12 से जुड़ा होता है और छोटी आंत में उसके अवशोषण के लिए अनिवार्य होता है। इसके बिना विटामिन B12 शरीर में अवशोषित नहीं हो सकता, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो एनीमोमीटर का उपयोग जो है हवा की गति और दबाव मापने के लिए किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले आप व्याख्या देखेंगे कि एनीमोमीटर एक मौसम संबंधित उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। कुछ उन्नत एनीमोमीटर हवा के दबाव को भी माप सकते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि फ्लोरीन आवर्त सारणी का सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, जिसका अर्थ है कि यह इलेक्ट्रॉनों को बहुत प्रबलता से आकर्षित करता है। इसी गुण के कारण यह हैलोजन समूह का और पूरी आवर्त सारणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। हमारा अगला प्रश्न है कि चंद्र सतह पर किस वस्तु का द्रव्यमान 60 किलो है, तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होता है, तो इसका भार पृथ्वी पर होगा 588 न्यूटन, यानी 588 न्यूटन, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले आप व्याख्या देखेंगे कि यह एक ट्रिकी सवाल है। द्रव्यमान किसी भी स्थान पर नहीं बदलता, ये आपको याद रखना है, तो वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर भी 60 kg ही रहेगा। प्रश्न में भार पूछा गया है, भार का सूत्र होता है W बराबर mg, W गुना mg होता है, तो 60 गुना 9.8 करने पे ये हमारा आ जाएगा आंसर इतना 588 न्यूटन, ये आपको याद रखना है और ये ट्रिकी सवाल था। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, किस घटना के कारण पानी के गिलास में रखा नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, तो उस घटना को कहा जाता है अपवर्तन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें नींबू की सतह से चलकर पानी सघन माध्यम से हवा विरल माध्यम में आती है तो वे अविलंब से दूर हट जाती है। हमारी आंखें इन मुड़ी हुई किरणों को सीधा देखती है, जिससे नींबू का एक बड़ा और उठा हुआ आभासी प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न सही किए हैं आप हमें कॉमेंट करके बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।